नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग राजी पूर्वक होंगे। तो चलें आज की कहानी के सफर में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं झारखंड, साल 2007 में। ये जो आज की घटना जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम वीरेंद्र है। अब वीरेंद्र झारखंड के रहने वाले, गरीब परिवार से। अब माँ तो थी, लेकिन पिता का देहांत हो चुका था। परिवार में अब उनसे एक छोटा भाई था और एक बहन थी। तभी पिता का मौत हो चुका था। सारी जिम्मेवारी वीरेंद्र के कंधों पर आ चुकी थी। वो खेती करते थे अपने खेत में। अब एक तरह से साग सब्जी उगाया करते थे। वो शाम के टाइम गांव के थोड़ी दूरी पर एक बाजार लगता था। वो ताजी सब्जी को अपने साइकिल के कैरियर पर बांध करके बाजार ले जाती थी। जब उनकी सब्जी बिक जाती थी तब वो घर लौट आते थे। लेकिन ज्यादातर उनका रहना खेत में ही था। खेत में अब एक तरह से एक झोपड़ी बना रखा था, क्योंकि वहां पर अब उनका ट्यूबवेल भी अब लगा हुआ था और देख रेख भी जरूरी थी। फसलों को अब जानवरों से भी बचाना था और चोर उचक्कों से भी बचाना था। वीरेंद्र बताते हैं कि मैं हमेशा की तरह बाजार गया हुआ था। वो सीजन था पालक का। हमारे खेत में पालक बहुत ज़्यादा हुए थे, तो पालकों का बंडल बना करके अब मैं अपने साइकिल के कैरियर पर बांध करके बाजार चला गया था। लेकिन आज पालक की बिक्री बहुत कम हो रही थी। लोग बाग और सब्जियों पर ज़्यादा टूट रहे थे। अब मुझे अब तक तो सब्जी सारा कुछ बिक जाना चाहिए था, लेकिन जब बाजार ख़त्म होने लगा तब भी मेरे कुछ पालक के बंडल बचे हुए थे। अब मैं सोच रहा था कि जल्दी से बिक जाए तब मैं अपने अब ठिकाने की तरफ चलूँ। तब तक रात का करीब 9:30 बज चुका था। अब एक तरह से कहूँ कि बाजार ख़त्म हो रहा था, लेकिन वो मेरा अब एक तरह संजोग था कि एक ही ग्राहक वो 5 बंडल मेरा खरीद के ले गया। कुछ में रियायत भी कर दिया था। इसके बाद मैं खुश हो गया था। चलो आज का काम तो हो गया, अब घर लौट जाते हैं। आखिरकार मैं अब अपना साइकिल पर सवार होकर के पैसा कौड़ी सब अच्छी तरह से समेट करके तब मैं अपने घर की तरफ चला। भूख भी लग रही थी और मैं जल्द से जल्द घर पहुंच करके अब नहाना, इसके बाद भोजन करके अब फिर अपने खेतों में आकर के झोपड़ी में आराम भी अब करना चाहता था। बाजार से निकल चुका था। अब वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर मेरा गांव था। अब मैं तेज तेज साइकिल चलाता हुआ खुश था कि चलो देर से सही, लेकिन पालक तो बिक गया ना। तभी सामने में एक औरत जा रही थी। वो रोड क्या कहूँ, पगडंडी थी, कच्ची पगडंडी। हाँ, अब इतना उसमें था कि आराम से 2 साइकिल निकल सकती थी एक साथ में। लेकिन एक औरत अब मेरी साइकिल के आगे बीचों बीच उस पगडंडी पर चलती जा रही थी। मैं बार बार साइकिल के घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। ना तो इधर जा रही है ना उधर जा रही है, बीच रोड में बीच पगडंडी पे चलती जा रही है। आखिरकार मैं उसके पास जाकर के आवाज़ दिया, अरे सुनती नहीं हो, मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ, मुझे निकलने तो दो। अब तुम तो पैदल हो, आराम से जाते रहना, लेकिन मुझे अपना घर जल्दी पहुँचना है। तब वो लड़की औरत मेरी तरफ मुड़ी। मैं देखा कि 25-26 साल का एक औरत है। अब लग रहा था जैसे हाथों में वो पहन रखी थी चूड़ियाँ लाल रंग की, और कुछ ऐसा भी अब मुझे पता चल रहा था कि शादीशुदा है। वो औरत अचानक मेरे साइकिल के पास अब आके खड़ी हो गई। मुझे घूर घूर कर देखने लगी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने बोला, अब तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे निकलना है। लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ रही थी। मैं कहने लगा कि आप मुझे निकलने दीजिए, मुझे घर पहुंचना है, और काफ़ी देर आपने इधर उधर करते ही कर दिया, अब तो मुझे निकलने दो। तब वो मेरे नज़दीक और आ गई साइकिल के, कहने लगी मेरी मदद करो ना तुम। अब मैं उसकी तरफ देखने लगा, कैसी मदद, मैं बोल पड़ा। वो कहने लगी कि मैं भूखी हूँ, कई दिनों से मैं कुछ भोजन नहीं किया। अचानक जब ऐसी बात बोली ना, तो मेरा मन अजीब तरह से हो चुका था। मैं लोगों का दुख तकलीफ सुन करके मेरा मन उदास हो जाता था।
अब मैं कहने लगा कि देखो, अभी मेरे पास में तो ऐसा कुछ भोजन नहीं है, और बाजार भी देखो पीछे ख़त्म हो चुका है। देख रही हो ना, कहीं पर भी लाइट नज़र नहीं आ रही है। तो अब तो कोई भोजन मिलने से रहा। और वो अपनी ज़बान पर जीभ फेर रही थी, होठ सूखा सा लग रहा था। अब क्या करूं, मेरे पास में कुछ खाने का नहीं था कि मैं उसको दे सकूं। मैं कहने लगा कि तुम ऐसी परेशानी में क्यों हो, कौन सी गांव की हो, और तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। एक तरह से मैं साइकिल पर उतर गया था और उसके सामने खड़ा हो चुका था। वो औरत बताने लगी कि देखिए, मैं फलाने गांव की हूँ, एक गांव का नाम बताई। मैंने बोला वो तो गांव ज़्यादा दूर है, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई। तब वो कहने लगी कि हमारी किस्मत ही फूटी पड़ी है। मेरा साथ में अब मेरा जो पति है मारपीट करता है, और मुझे कई दिन से घर से बाहर अब एक तरह से भगा रखा है, मुझे घर में आने नहीं देता है। आखिर जो औरत थी सामने सुंदर थी, कोई भी बड़ा पुरुष इस सुंदर स्त्री को घर से बाहर क्यों भगाता। अब मैं तो शादी करना चाहता था, मेरी तो उम्र जो हो चुकी थी शादी की। अब शादी से अब एक तरह से कहो कि मेरा उम्र निकलता जा रहा था। लेकिन मेरी अब थोड़ा सा आंखों में एक फै था, मैं थोड़ा महंगा देखता था, ऐसी वजह से लड़की वाले आते थे, अब मुझे देख करके अब मना कर देते थे। मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, बस आंखों का थोड़ा महंगापन की वजह से। अब मैं तो तरसता था कि काश कोई भी लड़की मुझसे शादी कर ले, मेरा घर बस जाए। लेकिन मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। ये लड़की सुंदर, इसका पति कैसा है जो इतनी सुंदर पत्नी को अब घर से बाहर अब एक तरह से भगा रखा है। कैसा निर्दयी इंसान है। मैं तो उसके लिए भला बुरा मन ही मन में कह रहा था। लेकिन वो लड़की कह रही थी कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं कई दिनों से भोजन नहीं किया। मुझे उस औरत पर दया आ चुकी थी। अब मैं कहने लगा घबराओ मत, अब तुम इधर उधर कहाँ भटकोगी, चलो मेरे साइकिल पर कदे पर बैठो, अब मैं तुम्हें अब गांव लेके चलता हूँ। अब मैं तुम्हें भोजन भी कराऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े का प्रबंध भी कर दूंगा। मैं देख रहा था कि वो महिला को चला कपड़ा पहन रखी थी। मैं देख रहा था कि कई दिनों से शायद वो नहाई भी नहीं थी, शरीर से एक अजीब सा बास आ रहा था पसीने का। औरत झट से मान गई, कहने लगी तुम्हारा गांव कहाँ है। मैं बोला कि देखो सामने लाइटें दिख रही है ना, वो मेरा गांव है। औरत खुश हो चुकी थी और इसके बाद झट से मेरी साइकिल पर सवार हो गई थी। जब बैठ गई ना, तो मेरे मन में अलग अलग विचार आने लगे कि इसको मैं गांव में लेके जाऊंगा, लोग बाग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कहीं से औरत को भगा के ले आए हैं। तो मैं क्या करूं, मन ही मन में सोचता जा रहा था। अब मैं अपना चलो घर भी ले जाऊं छुपा करके, तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई क्या कहेंगे कि कहाँ से लाया ये सुंदर औरत, किसी के साथ ये शादी हुआ पड़ा है, तो कहीं भगा के तो नहीं लाया। मेरे मन में डर पैदा हो गया था और यही मैं सोचता जा रहा था। तब तक हमारा गांव नज़दीक आ चुका था। वो मेरा खेत जो उस पगडंडी के किनारे था, अब बिल्कुल पास में आ गया था। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे अपने घर पे ले जाऊं। अब गांव वाले भी देखेंगे और तब भी अब ना जाने क्या क्या सोचेंगे, और घर वाले तो ना जाने और क्या सोचेंगे। मैं बुरी तरह से डर चुका था। आखिरकार मैंने एक फैसला ले लिया। मैं कहने लगा कि देखो, अगर मैं आपके घर पर न ले जा करके, मेरा खेत में एक घर है, अगर मैं वहाँ आपको रखूँ तो कोई आपको इतराज है। लड़की कहने लगी औरत कि क्या मैं अकेले रहूँ कि वहाँ पर। मैं कहने लगा नहीं, मैं भी रहता हूँ, रात के टाइम में खेत में हूँ, रखवाली करना पड़ता है ना। औरत कह रही थी कि मुझे भोजन मिलेगा ना। मैंने बोला भोजन मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मैं सब कुछ प्रबंध करूँगा, तुम्हारे नहाने का इंतजाम भी करूँगा, ताकि तुम्हारे शरीर से जो दुर्गंध है वो दूर हो जाए। अब मैं सोच रहा था कि इस लड़की को, इस औरत को उसके घर तक, उसके पति के पास ले जाना चाहिए। मैं मन में कई प्रकार का सोच रखा था और फिर अचानक मन में आया, जो पति उसको मार पीट करके भगा दिया और उसके सामने मैं भला क्यों जाऊंगा। जब वो औरत थक हार करके घर छोड़ के भाग गई है, तो फिर भला वो क्यों जाएगी। अब मेरे मन से उसका यही सब विचार चल रहा था और तब तक खेत आ गया था। मैं अपना साइकिल रोका
और उस औरत को भी उतारा। नहीं चलो, ये रहा मेरी घर, एक तरह से झोपड़ी थी, नहीं यही मेरा घर है फिलहाल, ऐसी में तुमको रहना है, रात काटनी है। लेकिन तुम रात काटने के बाद जाओगी कहाँ? मैं उसी से सवाल पूछने लगा। औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी, बार बार अब वो कह रही थी मुझे भूख लगा है, मुझे खाने को कुछ चाहिए। आखिरकार मैंने सोचा कि पहले इसकी पेट पूजा कराया जाए और तब बाकी काम बाद में होगा, जो कुछ पूछना होगा वो सब बाद में पूछेंगे कि इसके बाद वो कहाँ जाएगी, इसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। जरूर इसके नाते रिश्तेदार होंगे, कहीं न कहीं तो जरूर होंगे, जरूर इसकी मदद करेंगे। आखिरकार मैं अपना साइकिल लेके घर पहुंच गया, उस औरत को अपने झोपड़ी में बिठा करके। फिर मैं नहा धो करके और मैं बोला माँ से कि खाना पैक कर दो, और मैं आज ज़्यादा ही भूखा हूँ, कुछ रोटी ज़्यादा ही डाल देना, मैं खाना आज खेत पे ही खाऊंगा आराम से। कभी कभी मैं ऐसा भी करता था, माँ को कोई ज़्यादा संदेह नहीं हुआ, ना मेरे परिवार में किसी को। आखिरकार मैं छुपता छुपाता माँ के कुछ कपड़े अब अपने बैग में डाल दिया, और इसके बाद जो खाना का अब वो बर्तन था उसके ऊपर रख दिया। अब फिर मैं खेत में लौट आया था। जब मैं आया ना तो वो पालक के खेत में इधर से उधर घूम रही थी, और तब मैंने उसको आवाज़ दिया कि तुम आ जाओ, तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दिया। औरत दौड़ती हुई अब झोपड़ी में आ गई थी। कहाँ है भोजन, कहाँ है भोजन? जब मैं पूरा निकाला थैले में से बर्तन और आगे दिखाया कि देखो ये भोजन है, हम दोनों को खाना है मिल बांट करके। लेकिन वो तो जैसे जन्मों जन्म की भूखी हो, एक तरह से वो भोजन पर टूटना चाहती थी। लेकिन मैं अपने लिए भोजन तो निकाल लूँ। अब अपने लिए मैं थोड़ा बहुत ही निकाला, और इसके बाद जो भी भोजन था मैं उसको दे दिया था। वाकई वो काफ़ी भूखी लग रही थी। फटाफट सारा भोजन चट कर गया, और जब तक मैं अब अपना खाना आराम किया था, शुरू किया था, तब तक तो अपना भोजन साफ कर दिया था। अब एक तरह से बहुत ही भूखी लग रही थी, और इसके बाद मैं पानी का अब एक तरह से मटका भी दिखा दिया कि देखो वो पानी का मटका है, अब पानी आराम से पियो। मैं भी भोजन कर लिया था, और उसके शरीर से बदबू सी आ रही थी। अब मैं सोचा कि माँ के कपड़े लाई दिया हूँ, अब फिर मैंने अब एक तरह से रात के टाइम ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिया था कि चलो पालक के खेत में पानी भी चला जाएगा और इसको नहला भी दूंगा। तब मैंने बोला कि जा करके ये कपड़े लाया हूँ, नहाओ धो और नए ये दूसरे कपड़े पहन लो। उस औरत ने ऐसा ही किया, नहाने धोने के बाद कपड़े बदल के लाई, और तब उसका चेहरा चमक चुका था। सुंदर तो पहले भी दिख रही थी मैले कोई चले में, लेकिन जब नहाने धोने के बाद बिल्कुल जब फ्रेश हो गई तो उसका शरीर का चमक बढ़ चुका था। और तब मैं उसको देखता रह गया था कि कितनी सुंदर है। कौन अब ऐसा पति होगा जो इतनी सुंदर पत्नी को घर से बाहर निकालेगा? मैं यही अपने मन में विचार करने लगा था। और तब तक जैसे वो थकी हो, अब कह रही थी कि जैसे मुझे सोना है। मैं उसकी अब देख करके बॉडी लैंग्वेज समझ गया था। खैर अब उस कुटिया में ज़्यादा बड़ी जगह तो नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसके लिए इतना जगह बना दिया था। हाँ, मैं भी अब उसी के बगल में, लेकिन दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा करके अब मैं उसको बोल दिया कि आराम से सो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सुबह में जाओगे कहाँ पर? अचानक वो लड़की औरत अब मुझे अब एक तरह से बोलने लगी कि तुम मेरी तरफ देखो ना, मुझसे बात करो ना, अपना चेहरा उस तरफ क्यों घुमाए हुए? तब मैं पलट कर देखा कि हाँ बोलो, कल का तुम्हारा क्या अब ठिकाना है? कहाँ जाओगी तुम? चलो रात को मैंने तुम्हें शरण दे दिया, भोजन का इंतजाम कर दिया, लेकिन अब सुबह में कहाँ जाओगी? देखो मेरे खेत में अब एक तरह से आसपास के खेतों में लोग आते रहते हैं और सब देखेंगे तब क्या कहेंगे? वो लड़की कहने लगी कि देखो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं जाऊंगी तो कहाँ पर? अब तुम ही मुझे लेकर आए हो तो अपने साथ में रखो ना। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? जब ये औरत ने बात बोला ना, मेरे दिल की घंटी बजने लगी। अब मैं भी अब एक तरह से उस लड़की को उसी नज़र से देखने लगा, प्यार भरी नज़र से।
लड़की भी शायद उसके दिल में अब यही चल रहा था। हाँ, एक तरह से हम दोनों प्यार में खो चुके थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि काश ये लड़की, ये औरत मेरी पत्नी बन जाती। लेकिन माँ मानेगी तब ना। वो कहेगी कहाँ से औरत आई है, कहीं तो भगा के तो नहीं ला। लेकिन कई तरह का झमेला था। अब मैं इस झमेला में पड़ना नहीं चाहता था। औरत अब एक तरह से गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि कल इस औरत के लिए मैं क्या करूं, कहाँ पर इसको छिपा कर रखूंगा। लेकिन मैं सोच लिया था कि इस औरत को कहूंगा कि तू झोपड़ी में रह और खेत में कभी बाहर मत निकलना। अगर बाहर नहीं निकलेगी तो लोग बाग अब किसी की नज़र में नहीं आएगी। अब बाकी मैं भोजन पानी का सब इंतजाम तो कर ही दूंगा। अब यही सब सोच करके मैं भी अब सो चुका था। सुबह हो चुका था। आज झोपड़ी में ऐसे ही अंधेरा रहता था। आज जब मैं उठा ना तो वो खराटी मार रही थी, गहरी नींद में थी। आज तब मैंने उसको उठाया कि देखो सुबह हो चुकी है, फ्रेश जाके हुआ हो, नहाना धोना है तो अभी हो लो। बाद में अब फुर्सत में वक्त नहीं मिलेगा, लोग बाग खेतों में आते रहेंगे, आप पूछेंगे कि कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं एक तरह से डर रहा था कि लोगों के नज़र में वो औरत आए नहीं। अब बाकी बाद में देखा जाएगा, जो होगा मैं देखूंगा। लेकिन अभी कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था। आखिरकार वो औरत समझ चुकी थी मेरी बात को, मेरी परेशानी को, कि हाँ अब मैं इस जगह पर आई हूँ तो अब परेशानी तो हो सकती है ना। जैसा मैं उसको बता रहा था सब काम अब वो कर चुकी थी। और तब मैंने कहा कि झोपड़ी से बाहर मत निकलना, मैं जा रहा हूँ घर पर और तुम्हारे नाश्ते खाने का सब प्रबंध करके आऊँगा। और वही फिर मैंने किया। माँ को बोला कि देखो पालक में पानी देना है, अब मुझे जल्दी अब खेत में जाना है, अब जल्दी जल्दी से नाश्ता खाना दोनों दे दो। माँ अब एक तरह झटपट बना बना करके अब मुझे पैक करके दे दिया। अब मैं खेतों में आ गया। अब फिर हम दोनों ने मिल कर के खाना वाना खाया। अब फिर मैं खेतों में पानी देने लग रहा था। शाम के टाइम मुझे बाजार भी जाना था, पालक काटना भी था, तोड़ना भी था, और इसके बाद बंडल बनाना भी था। अब इतना सारा काम था। और दोपहर के बाद फिर मैं अपने काम में लग गया था। अब मैं जब साइकिल पर सारा बंडल बांध लिया था, तब मैं झोपड़ी में आया और कहने लगा कि देखो बाजार जा रहा हूँ, तुम इस झोपड़ी के अंदर ही रहना। अगर कोई आसपास में आए ना तो उसके सामने आने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके छिप के रहना। मैं अभी तुम्हारे बारे में सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। खैर तुम तो मुझे पसंद हो, हाँ मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब वो औरत भी खुश थी। कहने लगी तो फिर क्या, अब इधर उधर छिपने की जरूरत क्या है, आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। एक तरह से अब उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल था। लेकिन मैं अभी इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं टाइम लेना चाहता था ताकि मैं अपने घर वालों को अब एक तरह से बता सकूं, उनको समझा सकूं। आखिरकार मैं बाजार चला गया। अब एक तरह से पालक मेरे जल्दी बिक चुके थे। हाँ, मैं उस औरत के लिए भी कुछ अलग से मिठाई नमकीन पैक करा के लाया था। जब मैं अपने खेत में पहुंचा तो वाकई में झोपड़ी के अंदर में थी और वो लालटेन तक जला नहीं पाई थी। शायद उसको जलाना नहीं आता था या जानबूझ करके जलाई नहीं थी। आकर के मैं ही एक तरह से दिया बाती किया, लालटेन जलाया और फिर मैं वो खाने पीने का सामान सब कुछ दे दिया। जल्दी जल्दी वो सब खाना खा गई। और तब मैं कहा कि देखो अंदर ही रहना और लालटेन की रोशनी ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो दूर तक रोशनी नज़र आती है। अब मैं कुछ देर के बाद में अब जा रहा हूँ घर पर, माँ को पैसे कौड़ी दे करके अब मैं तुम्हारे लिए और भोजन लेकर के अपने लिए भी आ जाऊँगा। अब वैसे ही मैंने किया। जब मैं आया ना तो लालटेन तो जल रहा था, लेकिन औरत वहाँ पर थी ही नहीं, झोपड़ी में नहीं थी। मैं जब उसको झोपड़ी में नहीं पाया ना तो मैं सोचा कि अब रात हो गया है, अरे कहीं खेत में तो नहीं आ गई। लेकिन मैं अपने खेत में ढूंढने लगा तो मुझे वो नज़र ही नहीं आई। अब एक तरह से मेरा जो दिल था अब तेजी धड़कने लगा कि कहीं वो भाग तो नहीं गई, कहीं अपने अब पुराने पति के पास तो नहीं अब पहुंच गई होगी। मेरे दिल में आशंका के बादल अब एक तरह से उमड़ने लगे थे। लेकिन मेरा मन
ये कह रहा था कि नहीं, वो अपने पुराने पति के पास नहीं जाएगी। अब जिस तरह के हालात उसके साथ गुजर रहा था वो कभी नहीं जाएगी। आखिरकार मैं ढूंढने का फैसला किया और आसपास में जो दूसरे खेत भी था, अब मैं उधर भी ढूंढ रहा था। थोड़ी दूर पर एक नदी थी और नदी के किनारे पर अब एक तरह से जो पशु मर जाते थे ना, अब उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता था ताकि कौवा, गिद्ध, जंगली जानवर आ करके और उसको मांस को खा जाए। कोई न कोई जानवर 2-4 दिन के बाद, अब हमारे गांव के पास में 4-5 छोटे छोटे गांव थे, अब ऐसे ही कोई जानवर मरता ही रहता था। और संजोग से उस दिन में भी वहाँ पर एक जानवर मरा हुआ था, तो उसको लोग ले जा करके उस नदी किनारे के तट पर रख दिए थे। अचानक मुझे कुछ आवाज़, शोर सुनाई पड़ने लगी। मुझे लगा कि कहीं वो नदी के किनारे तो नहीं पहुंच गई घूमते घूमते, मुझे चल के देखना चाहिए। और कुछ आवाज़ भी आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुंचा ना, तो कुत्ते भौंक रहे थे। अब मैं देखा कि एक परछाई सी नजर आ रही थी और वो कुत्तों को हड़का रही थी। कुत्ते उससे डर के दूर भाग जाते थे और वो जल्दी जल्दी उस पशु का मांस खाने की कोशिश करती थी। और जब मैं दूर से देखा, आसमान में चांद था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन हो सकता है इतनी रात को। मैं अब बिना सोचे समझे उस जगह पर जाने का अब फैसला कर लिया। आज जब मैं नज़दीक पहुंचा ना, कुत्ते अभी भी उस जानवर को घेर के खड़े थे, लेकिन उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि एक औरत उनको भगा रही थी, डांट रही थी। आज जब मैं नज़दीक पहुंचा ना, तो माँ के कपड़े मुझे चमकने लगे। मेरी माँ का कपड़े तो पहन रखी थी। दूर से ही अब चांद की रोशनी में नजर आ गया। जब नज़दीक पहुंचा तो वाकई में हैरान कर देने वाला पल था। वो औरत मरे हुए जानवर की मांस खा रही थी और कुत्तों पर अब एक तरह से डांट रही थी, धमका रही थी कि तुम लोग दूर हो जाओ, ये मेरा भोजन है। वाकई में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि औरत ये जानवर के मांस, मरे हुए जानवर के मांस कच्चा कैसे खा सकती है। क्या है भाई ये? जब मैं उसके सामने पहुंचा ना, तो मैं देख करके दहल चुका था। वो तो मांस में डूबी हुई थी, चेहरे पर मांस, जिधर देखो खून के दाग, और जल्दी जल्दी से मांस को चबा रही थी। आज जैसे ही मुझे देखी ना, वो मांस खाना भूल गई थी। एक टक बड़े बड़े आंखों से मुझे घूर रही थी। अब तो मैंने उसको अभूरूप देख लिया था, जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। आखिरकार उस मांस को छोड़ करके अब मेरे ऊपर झपट पड़ी थी। अब तो उसका भेद खोल चुका था। आज जैसे ही वो मुझ पर झपटी, मैं तो धूम दबा करके, एक तरह से जो कहावत होती है ना, मैं भाग खड़ा हुआ। जोर जोर से मैं शोर करते भागे जा रहा था और वो औरत, वह मेरा पीछा करती रही, दौड़ती रही स्पीडों में। मैं जितना तेज भागता था और उतना ही तेज वो मेरा पीछा करती थी। हाँ, मेरा तो दिल धड़क रहा था। मैं इतना थक चुका था नदी किनारे से और अपनी झोपड़ी तक। आखिरकार मैं अपना झोपड़ी तक पहुंच गया था, लेकिन वो झोपड़ी मेरे लिए कोई बचाव का केंद्र नहीं था। वो झोपड़ी बिल्कुल अकेली थी और उसमें मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं उस झोपड़ी में अगर मैं चला भी जाता ना, तो क्या पता क्या वो मुझे छोड़ देती। जो रूप उसका मैंने देखा था, अब मैं रूप देख करके समझ गया था कि मैं तो एक बहुत बड़े चंगुल में फंस गया था। मैं तो बहुत बड़े खतरे में शामिल हो गया था। वो औरत कभी हो ही नहीं सकती। वो तो एक चुड़ैल थी, जीती जागती चुड़ैल। मैं उसका वो असली रूप देख चुका था। अब तो मैं झोपड़ी पे पहुंचने के पास चिल्लाने लगा। थका हुआ था, अब तो बेदम हो चुका था। मैं एक तरह से कहूँ ना, जितना शक्ति था शरीर में लगा चुका था। हाँ, मेरी आवाज दूर तक गई होगी, ये तो मेरा अनुमान था। इसके बाद मैं जमीन पर गिर चुका था। अब दौड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो औरत पल पल मेरे नजदीक आती जा रही थी। मैं उसको आते हुए देख रहा था। अब उसका चेहरा अब एक तरह से भयानक हो चुका था। जिसको मैं अपना पत्नी बनाना चाहता था, वो तो एक चुड़ैल निकली। वो मुझे झांसे में रख कर के मेरे शरण में आई हुई थी। मैं उसके लिए न जाने क्या क्या कर रहा था। मैं उसके लिए लेकर के न जाने कितने सपने संजो रखा था।
हाँ, मैं उसके साथ एक रात भी बिताया था। ये कैसे हो गया? अचानक मेरी आंखें अब एक तरह से थकने लगी थी। मुझे लगा कि अब बस मेरी आंख बंद होती जा रही है। लेकिन मैं एक आवाज़ सुना जो मेरे पड़ोसी का था। अब उसके खेत में भी अब सब्जी उगी थी और वो भी रखवाली करता था रात के टाइम में। बस मुझे इतना ही याद है। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। जब मुझे होश में आया ना, तो मैं अपने गांव के घर में था। मैं अपने परिवार में था और सुबह हो चुका था। घर वाले जब मुझे होश में आते हुए देखे तो उनके चेहरे पर अब एक तरह से मुस्कुराहट दौड़ाई थी। और वो खेत वाला जो मुझे बचा के लेके आया था वो भी मेरे सामने था। और एक तरह से मैं बड़ा भैया कहता था उसको। और वो बड़ा भैया कहने लगा कि अब कैसा है वीरेंद्र, तबीयत ठीक है ना तेरी, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, मैं एक तरह से अब होश में आ चुका था। अब मैं उठ बैठा था। हाँ, मुझे सब कुछ याद था। मैं एक तरह से डरा हुआ था अभी भी। हाँ, तब वो बड़ा भैया कहने लगा कि डर मत, मैं सब कुछ सही कर दिया हूँ। जिस लड़की को तू अपने अब एक तरह से डरते हुए भाग रहा था, और वो वास्तव में एक चुड़ैल थी, नदी के किनारे वाली। मैं उसको कई बार नदी के तट पर देख चुका हूँ। हाँ, मैं भी उसको देख करके भाग चुका हूँ जान बचा करके। लेकिन तू नदी के तट पर किस लिए गया था? अब मैं क्या बताऊं? अब एक तरह से बताऊं तो पूरा भेद खुल जाएगा। हाँ, मैं लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए मैं अब एक नया बहाना बना दिया कि भैया, मैं कुछ आवाज़ सुना था और न जाने मेरा क्या मन हुआ कि चलो थोड़ा नदी का सैर भी कर लेंगे, हवा पानी अच्छी चल रही वहाँ पर, और वो आवाज़ भी देख लेंगे कि किसकी आवाज़ है। बड़ा भैया मुझ पर नाराज हुआ और कहने लगा, क्या तुझे पता नहीं है कि रात के टाइम उस नदी पर अब कोई जाता नहीं? मैं बोला, भैया सुना तो था, लेकिन मैं इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था। तब विश्वास हो गया। अगर मैं सही वक्त पर अब उस जगह पर नहीं आता तो तू वो औरत तुझे अब ना तेरे साथ में ना जाने क्या करती। मुझे नहीं लगता था कि तेरे को जिंदा छोड़ पाती। हाँ, मेरे चिल्लाने पर और भी जो खेत में लोग थे वो सब आ चुके थे। और तब वो औरत भागी थी। वो एक चुड़ैल थी। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। लेकिन मैं उस अब गलती को एहसास कर रहा था। लेकिन मैं पहचान कैसे सकता था? वो तो कहीं से भी मुझे चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी। देखने में हाड़ मांस की बनी हुई एक सुंदर महिला थी, और उसने ऐसी कहानी भी बनाई थी कि मैं उस कहानी पर विश्वास कर लिया था, उसके झांसे में आ गया था। खैर, इसके बाद मुझे डर लगने लगा था खेत में जाते हुए। मैं अब क्या करूं? लेकिन अब देखो, हमारा अब सब कुछ खेत में ही था। लेकिन मैं बहुत तैयारी से जाता था। बड़ा भैया मेरे लिए ये कंतर बनवा कर मंदिर से लाया था। अब बोला कि गले में डाल कर रख, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा, वो चुड़ैल तेरा पीछा भी नहीं करेगी। अब वास्तव में ऐसा हुआ था। इसके बाद मेरी तकदीर बदली। एक शादी का रिश्ता अब मुझे आ चुका था। इसके बाद मेरी शादी भी हो गई थी। हाँ, पत्नी अब उस चुड़ैल जैसे सुंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी, थोड़ी सांवली थी जरूर, लेकिन चेहरे में अभी का आकर्षण था। इसके बाद मेरा परिवार बस गया था। तो दोस्तों, ये थी वीरेंद्र जी की बताई हुई उनकी सच्ची घटना झारखंड से। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हो। तो दोस्तों, इसी चैनल पर हम कल मिलते हैं, इसी टाइम, इसी समय पर। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।